पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और इस प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं, उनके उपायों के बारे में भी जानना था। और उन्हीं उपायों के अंदर एक महत्वपूर्ण उपाय जो किया गया, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, और उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो काम करने में क्या है सक्षम है, उनके लिए साल के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको 100 दिन कम से कम काम की गारंटी दी जाएगी। कि उन लोगों को 100 दिन मिनिमम क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। यदि हम 100 दिन काम नहीं दे पाएंगे तो उन लोगों को क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। यानी कि जिन लोगों को हम क्या नहीं दे पाएंगे, 100 दिन काम नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों को हम क्या देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इससे क्या होगा कि इस अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया गया वो दिया गया था भूमि उत्पादन को, कि कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र के अंदर जो है नहरों की सफाई करवाने में, जो भूमि ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है, उसको ठीक करवाने में, तालाब खुदवाने में, जिससे कि जल का संग्रह किया जाए, इन कामों के अंदर जो है लोगों को क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है संगठित और दूसरा हमारे पास आता है असंगठित। सबसे पहले हम संगठित को समझने का प्रयत्न करते हैं कि संगठित जो है वो क्षेत्रक क्या होता है। क्या होता है, ध्यान से देखेंगे आप। यहां जिस क्षेत्र में काम के घंटे निश्चित हों, वेतन निश्चित हो, और सभी सरकारी कानूनों का पालन जिस क्षेत्र में किया जाता है, जो नियम और कायदे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उन सभी को जहां पर लागू किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, संगठित क्षेत्रक बोला जाता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता क्या हुई, निश्चित वेतन है। दूसरी निश्चित रोजगार है, कि वो रोजगार उन लोगों से क्या नहीं किया जाएगा, छीना नहीं जाएगा। तीसरी खास बात थी काम के घंटे क्या है, निश्चित हैं। चौथी बात थी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, कि किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी हो जाती है तो सरकार जो है उनका क्या करवाएगी, इलाज करवाएगी। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी। तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो संगठन आता है, आइए अब हम उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा जो संगठन हमारे पास आता है क्षेत्र, वो होता है असंगठित। इसमें क्या होता है, असंगठित जो क्षेत्र होता है इसमें छोटी छोटी बिखरी इकाई होती है, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसे क्षेत्र के अंदर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला, रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता है, जैसे नंबर 1, निश्चित वेतन नहीं। दूसरा, शोषण किया जाता है। तीसरा, काम के घंटे निश्चित नहीं।
चौथी, सवैतनिक छुट्टी नहीं, कि छुट्टी अगर ले ली है तो उस दिन का वेतन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेवा अनुदान नहीं, जब तक सेवा दे रहे हो तभी तक पैसा मिल रहा है, सेवा खत्म होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। सवासथ्य सुविधा नहीं, कि अगर आप बीमार हो गए हैं और आपके इलाज के ऊपर लाखों रुपए खर्च आ रहा है तो असंगठित क्षेत्रक जो है आपके उस सवासथ्य के बिल की कोई भी भरपाई नहीं करेगा। तो यहाँ बीमारी के कारण अगर आपने कोई छुट्टी ले ली है तो उसका कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। और रोजगार भी निश्चित नहीं है, किसी स्पेशल मौसम के अंदर अगर उद्योग धंधे बंद होंगे तो आपकी मजदूरी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, असंगठित क्षेत्र में। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे कि सड़कों के ऊपर जो है बेचने वाले, सामान बेचने वाले लोग हैं, या फिर सड़कों के ऊपर जो है या खेतों के अंदर मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था का, अगर हमें बहुत ज़्यादा विकास करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो असंगठित जो क्षेत्रक है उसको सीमित करना पड़ेगा। और यदि हम उसको सीमित नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पर जो श्रमिक है उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो असंगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिक है उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के अंदर जो व्यक्ति काम करता है उन लोगों को संरक्षण देने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। वहाँ पर उन लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेतन वहाँ कम दिया जाता है, उन्हें मजदूरी भी क्या नहीं मिलती है, उचित नहीं मिलती है, उसकी जो आय होती है वो नियमित नहीं होती है, इस रोजगार के अंदर संरक्षण नहीं है। यानी कि हमें क्यों नीड है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण किया जाना चाहिए, उसके रीजन है। नंबर एक तो क्या हो गया, शोषण होता है उनका। दूसरी क्या दिक्कत है, आय कम है उनकी। तीसरी क्या है, उचित मजदूरी नहीं मिलती है उनको। चौथी दिक्कत क्या है, रोजगार में संरक्षण नहीं है, कभी भी रोजगार से निकाला जा सकता है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? अब सरकार सभी क्षेत्रकों को किस में नहीं बदल सकती, संगठित क्षेत्रक में नहीं बदल सकती। किस में नहीं बदल सकती, संगठित क्षेत्रक में, क्योंकि इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और सरकार उस गति से जो है संगठित क्षेत्रों का विस्तार नहीं कर रही जिस गति से क्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर भी सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए ताकि श्रमिकों को क्या मिले, संरक्षण मिले। उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो किन लोगों को है, असंगठित क्षेत्र के अंदर कौन लोग काम करते हैं? जो भूमिहीन क्या है, किसान है, उनको दिक्कत है। या फिर छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन थोड़ी है। या फिर बटाईदार है जो किसी दूसरे की भूमि पर क्या करते हैं, काम करते हैं। या फिर कारीगर है, बुनकर है, लुहार है, बढ़ई है, सुनार है। तो अगर हम बात करें तो जो भारत का जो ग्रामीण परिवेश है वो 80% इन्हीं के द्वारा निर्मित होता है और 80% से ज़्यादा लोग जो है सीमांत किसान में आते हैं। अगर सरकार उन किसानों को समय पे क्या दे दे, बीज दे दे, कृषि के उपकरण दे दे, साख यानी कि ऋण दे दे उनको टाइम पे, भंडारण की सुविधा करे, मंडियों को बढ़ा दे, तो अगर ये सुविधाएं उन किसानों को उपलब्ध करवा दी जाए सरकार की तरफ से तो उन किसानों को क्या हो सकता है, लाभ मिल सकता है। वो लोग फिर कहाँ नहीं जाएंगे, असंगठित क्षेत्र में नहीं जाएंगे और अपनी उसी भूमि के ऊपर अधिक श्रम लगा करके क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। दूसरा क्या होता है, ये तो था ग्रामीण क्षेत्र की बात। अगर हम शहरी क्षेत्र को लें तो शहरी क्षेत्र के अंदर कौन लोग हैं, जो या तो परिवहन और व्यापार के अंदर काम करते हैं, मजदूरी देते हैं, या फिर क्या करते हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं। सड़क पर भी सामान बेचते हुए आपने लोगों को देखा होगा, या आपने सिर के ऊपर बोझ ढोने वाले कुली देखे होंगे।
या वस्त्र निर्माण करने वाले देखे होंगे, कबाड़ उठाने वाले लोग देखे होंगे। यदि शहर के अंदर लघु उद्योग चला दिए जाएं, क्या चला दिए जाएं? लघु उद्योग जो है वो चला दिए जाएं, और इन उद्योगों के अंदर क्या हो, कच्चे माल की प्राप्ति होने लग जाए और उत्पादन के वितरण के लिए सरकार सहायता दे दे, तो क्या होगा, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो दोनों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका भला हो जाएगा और उनको क्या मिल जाएगा, संरक्षण मिल जाएगा। और यदि हम देखेंगे कि इस असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कौन कौन है, या तो अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और यही लोग जो है श्रमिक जो हैं, अनियमित भी हैं और कम मजदूरी के ऊपर काम करते, इसके कारण इनके साथ सामाजिक भेदभाव भी होता है, उसका भी ये शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको संरक्षण देना क्या हो गया, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्वामित्व पर आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी। यानी कि जिन क्षेत्रकों के ऊपर किसी व्यक्ति का स्वामित्व का अगर हम अधिकार देखें, तो जिस व्यक्ति के नियंत्रण के अंदर वो क्षेत्र क्या करता है, काम करता है, उस क्षेत्र को उसी के अनुसार स्वामित्व के आधार पर बांट दिया जाता है। तो हम यहां पर दो प्रकार के क्षेत्रकों का अध्ययन कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। पहला आता है हमारे पास सार्वजनिक। इसके अंतर्गत हम क्या कहेंगे, जहां उत्पादन व वितरण पर सरकार का नियंत्रण हो। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन होता है, जो वितरण होता है, जो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसके ऊपर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार जो इसको क्या करती है, नियमित करती है। सारी सेवाएं जो है कौन उपलब्ध करवाता है, सरकार उपलब्ध करवाता है। दूसरा जो हमारे पास क्षेत्र का आता है वो होता है निजी। उल्टा कर देंगे हम, यानी कि जहां उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार होता है, व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का या पूंजीपति का, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र उसमें क्या क्या आता है। जैसे कि रेलवे है भारत की, सार्वजनिक क्षेत्र में है, डाक है, सुरक्षा है, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आती है। तो किस में चली जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र में चली जाती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, अब इसके ऊपर जो अधिकार है वो टाटा का है, रतन टाटा का। तो ये किस में आ गया, निजी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, तो ये सारी किस में आती है, निजी में आती है। तो जो निजी क्षेत्र में और उसमें अब हम अंतर करते हैं कि जो संगठित जो क्षेत्रक होता है उसमें और निजी क्षेत्रक में क्या अंतर है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण क्या होता है, सरकारी होता है। क्या होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। ये विशेषताएं होती हैं इसकी, क्या होती हैं, विशेषताएं ही होती है ये, ठीक है। दूसरी क्या है विशेषता इसकी, जनता का कल्याण होता है सार्वजनिक क्षेत्र में। तीसरी क्या होती है, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाता है। लोगों की जो बुनियादी जरूरत है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जबकि अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो उस पर अधिकार किसका होता है, निजी व्यक्ति का, सरकारी कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा, ये लोग किसके लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए। अपने लाभ के लिए क्या करते हैं ये लोग, काम करते हैं। तीसरा,
ये बुनियादी सेवा उपलब्ध नहीं करवाते हैं। बुनियादी सेवा भी हम अभी बताएंगे आपको कि बुनियादी सेवा क्या होती है। बुनियादी सेवा है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन। ये सारी की सारी जो है वो मानव की क्या है, बुनियादी आवश्यकताएं हैं। और इन सब की जरूरतों को कौन पूरा करता है? सरकार पूरा करती है, ना कि निजी क्षेत्रक। और यदि निजी क्षेत्रक इनकी सुविधाएं को अगर प्रदान भी कर देता है तो क्या करता है? बहुत महंगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आ जाता है, जो सरकारी जो क्षेत्रक होता है उसमें सेवा क्या होती है? सस्ती होती है। और जब निजी क्षेत्रक होता है वहां पर सेवाएं क्या होती है? बहुत महंगी होती है। क्योंकि सरकार जो होती है वो उसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो होता है जनता का कल्याण करना। और उसके लिए क्या करती है सरकार? करों को इकट्ठा करती है और उन कर से जो इनकम होती है वो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खर्च कर देती है। अब कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनके ऊपर सरकार व्यय करती है और क्यों करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो चीजें मानव की बुनियादी चीजें हैं और उनके निर्माण पर बहुत रुपया खर्च होता है, जो एक निजी क्षेत्र कितना रुपया खर्च नहीं कर सकता। और यदि वो खर्च कर भी देता है और वो सुविधा हमें देता है तो बहुत महंगी देगा। तो इसलिए सरकार उन चीजों को अपने नियंत्रण में रखती है। जैसे अब सड़क बनानी है, कौन बनाती है? सरकार। पुल बनाने हो, रेलवे निर्माण हो, पतनों का निर्माण हो, सिंचाई के लिए नहरें या बांध बनाना हो, तो इन सारी का खर्च कौन उठाती है? सरकार उठाती है। और ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें सरकारी समर्थन की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि जो निजी क्षेत्रक है वो इन चीजों को बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर सकते हैं? जारी नहीं रख सकते हैं। और जब तक सरकार उन लोगों को प्रोत्साहित ना दे, अगर सरकार उन निजी क्षेत्रक को अगर प्रोत्साहन दे सकती है, प्रोत्साहन में क्या होगा? उनको बिजली जो है क्या दे दी जाए? सस्ती दे दी जाए। उद्योगों में बिजली सस्ती कहां पर दे दी जाए? निजी उद्योगों में। तो वहां से जो माल निकलेगा वो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो बिक्री जो की जाती है देश के अंदर, लघु उद्योग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। और सरकार को जो इन लघु उद्योगों को क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है सरकार क्या करती है? दूसरा काम, जो किसान है उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्या लेती है? उसकी फसल लेती है, एमएसपी जिसे बोला जाता है। इससे किसान को फायदा होता है। और बाद में जो है या फसल लेने के बाद उस फसल का गोदामों में सरकार क्या कर देती है? भंडारण कर देती है। वहां लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। उसके बाद में गरीब लोगों को यही अन्न वो सस्ते दाम पर क्या कर देती है? मुहैया करवा देती है। सरकार क्या कर देती है? सस्ते दाम पर यही जो अन्न उन्होंने खरीदा है वो किसको दे देती है? उपभोक्ता तक पहुंचा देती है। उसके बीच में अंतर आ गया। जैसे किसान से गेहूं ली 10 रुपए किलो और उपभोक्ता को दे दी 3 रुपए किलो। अब ये बीच के जो 7 रुपए किलो अधिक लग रहे हैं, इसका वहन कौन कर रही है? 7 रुपए का सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय बच्चा किसका शिकार ना हो? कुपोषण का शिकार ना हो। क्योंकि अगर कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो उसका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और सरकार को उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी अनिवार्यता है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी देना सरकार का फर्ज है। गुणवत्तापूर्वक क्या देना? शिक्षा देना। ये किसका फर्ज है? सरकार का फर्ज है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अब भी विश्व के सबसे ज्यादा निरक्षर लोग रहते हैं और वो तभी साक्षर बन सकते हैं जब उन्हें बहुत कम पैसे में या मुफ्त में जो है क्या मुहैया करवाई जाएगी? शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसी प्रकार कुपोषण के बारे में मैंने आपको बताया। भारत के अंदर जो है कुपोषण के जो शिकार बच्चे हैं वो लगभग क्या है? 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। उसमें लगभग आधे बच्चे तो कुपोषण का शिकार है, उसमें से 1/4 बच्चे क्या हैं? गंभीर रूप से बीमार हैं। अगर हम उड़ीसा का, इसके कारण क्या है? शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें उड़ीसा की,
वहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41 है प्रति 1000, जबकि हम शिशु मृत्यु दर को कहाँ पर लेकर आना चाहते हैं? 7% से भी कम लेकर के आना चाहते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ कितनी है? 47 है। इसके अलावा सरकार और भी बुनियादी चीजें हैं, लोगों को क्या मुहैया करवाने की जरूरत है? भोजन के साथ साथ पेयजल। अब ये व्यवस्था भी कौन करवाएगी? सरकार करवाएगी। ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं, कुछ बुनियादी मानव की आवश्यकताएं हैं जिनको निजी क्षेत्र कभी भी पूरा नहीं करता। अगर वो पूरा करेगा तो बहुत अधिक क्या लेगा? पैसा लेगा, और ये पैसा कौन वहन नहीं कर सकता है? एक गरीब व्यक्ति को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हमारी जो आवश्यकता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करती है। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन हो जाता है। उसके बाद कुछ एक अभ्यास के प्रश्न है जो हमने अभी इस पाठ के अंतर्गत करने हैं। आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और अभी जो हमने प्रश्न किए हैं उन सभी के आंसर आप बहुत अच्छे से इसके अंदर से बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास कि सेवा क्षेत्र के अंदर, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि जो सेवा क्षेत्र के अंदर रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि क्या हुई है? तो अभी हमने पढ़ा था कि नहीं हुई, क्योंकि रोजगार हम उतना नहीं दे पाए हैं जितना हमने उद्योगों का विकास किया। बताया था ना कि औद्योगिक क्षेत्र में हमने 3 गुना वृद्धि की, वहां तो रोजगार हमारा 3 गुना बढ़ गया। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हमने 15% तक वृद्धि की है तो वहां पर इतना नहीं बढ़ पाया। दूसरा क्या? खालिस्तान क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो किसमें नहीं करते? तीसरी में, क्योंकि वहां केवल सेवाएं दी जाती है। उसके बाद है खालिस्तान क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती, तो अभी हमने पढ़ा था, तो कौन से में होती है? संगठित क्षेत्र में। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित में है तो क्या है? बड़े में, बहुत बड़ी संख्या में है। कपास एक खालिस्तान उत्पाद है, कौन सा है? प्राकृतिक है। और कपड़ा क्या हो गया? विनिर्मित है, दोबारा जो है कपास से ही जो है बनाया जाता है। तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की जो गतिविधि है वो खालिस्तान है, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है सही उत्तर का चयन करें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है। तो किसके आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगर सरकारी नियंत्रण में है तो सार्वजनिक, और अगर निजी नियंत्रण में है तो निजी, यानी कि स्वामित्व, उसका जो देखभाल कौन करता है, उसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है किसी एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से अगर उत्पादन होता है तो कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक है। ध्यान से देखिए आप इसको, क्या आ जाएगा? प्राथमिक, क्योंकि वहीं पर प्राकृतिक प्रक्रिया से हम उत्पादन करते हैं। दूसरा है किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं को, उसके बाद है सैग है, इसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। सै से क्या बनेगा? सकल, घ से क्या बनेगा? घरेलू, और ऊ से क्या बनेगा? उत्पाद। अब यहां क्या कहता है कि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है कितने प्रतिशत है? अब हमें यह बतानी है। तो कितनी थी? 50 से लेकर के 60% तक। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ये जो समस्याएं दी गई है यहां पर, उनका मेल करना है। कृषक क्षेत्र की समस्या है असिंचित भूमि है। उसके लिए सरकार को अब क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिए, असिंचित भूमि है तो सरकार को क्या कर देना चाहिए? नहरों का निर्माण कर देना चाहिए। किसका निर्माण कर देना चाहिए? नहरों का। फसल का कम मूल्य है तो सरकार को क्या करना चाहिए? ध्यान देखिएगा आप, सहकारी विपणन समिति बना देनी चाहिए। क्या बना देनी चाहिए? सरकार है सहकारी विपणन समितियां बना देनी चाहिए। उसके बाद में कर्ज भार, इसके लिए क्या करना चाहिए? जो कर्जा है उसको कम कैसे किया जा सकता है? कम ब्याज के ऊपर बैंकों द्वारा क्या करवा देनी चाहिए? साख उपलब्ध करवा देनी चाहिए। कर्ज जो है कम ब्याज के ऊपर उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए। मंदी के काल में रोजगार का अभाव, मंदी के काल के अंदर जो है रोजगार का अभाव होगा तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? कृषि आधारित जो है मिलों की स्थापना कर देनी चाहिए। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था क्यों होती है? क्योंकि सरकार द्वारा खाद्यान्नों की क्या की जाती है? वसूली की जाती है। उसके बाद में विषम की पहचान करनी है हमें। पर्यटक, धोबी, दर्जी और कुम्हार,
इसमें कौन व्यक्ति अलग है? पर्यटक, क्योंकि ये तीसरी सेवा में लगा हुआ है। उसके बाद है शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता। तो यहाँ शिक्षक, डॉक्टर और वकील अलग है, जबकि सब्जी विक्रेता ये किसका है? प्राथमिक सेवा का है। मोची आगे वाले में ये अलग है, क्यों? क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र का है, क्योंकि बाकी डाकिया है, सैनिक है, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एमटीएनएल है भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज और ऑल इंडिया रेडियो। इसके अंदर जो सहारा एयरलाइंस है, कौन सी एयरलाइंस है? सहारा जो हमारी एयरलाइंस है इंडिया एयरलाइंस के बाद, ये किस में आती है? जेट एयरवेज, ये निजी क्षेत्र में आती है। तो इस प्रकार हम इन सारे क्षेत्रकों को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट आता है, एक शोध ने सूरत क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अध्ययन करके आंकड़े जुटाए कि सरकार द्वारा पंजीकृत जो कार्यालय हैं वो कौन से होंगे? संगठित। औपचारिक अधिकार पत्र हो, जहां पर कार्यालय हो, अपनी दुकान हो, तो ये कौन सा आएगा? संगठित आएगा। ये भी कौन सा आएगा? संगठित होगा, क्योंकि औपचारिक अधिकार पत्र वहीं होते हैं जहां संगठित हो। सड़क पर काम करने वाले लोग किस में आ जाएंगे? असंगठित में आ जाएंगे। छोटी छोटी कार्यालय के अंदर अगर काम कर रहे हैं, पंजीकृत नहीं है, तो भी किस में आ जाएंगे? असंगठित में आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ? 15 और 15 कितना हो गया? 30, 30 और 20, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 50। 100 में से 50 जाएंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 50 श्रमिकों का प्रतिशत, कि 50 श्रमिक जो बच गए हैं प्रतिशत, वो यहाँ लगे हुए हैं। तो इसी आधार पर छठा क्वेश्चन हमारा, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजन की उपयोगिता है? तो बिल्कुल है। इसमें उपयोगिता क्या है? तो हमें यह पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, और इसी संख्या के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप का पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर तृतीयक में ज्यादा है, द्वितीयक में ज्यादा है तो विकसित है, और प्राथमिक में ज्यादा है तो अविकसित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या आप इसके वाद विवाद? अब सकल घरेलू जो उत्पाद है, उसी से हमें यह पता लगता है कि उन व्यक्तियों ने अंतिम जो उत्पादित वस्तु है उसका मूल्य कितना है। और पिछले 100 वर्षों के अंदर हमें यह भी पता लगाना होता है कि तीनों क्षेत्र के अंदर जो लोग लगे हैं उनके अंदर रोजगार में क्या परिवर्तन आया है, तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है। इस प्रकार हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट प्रश्न आता है वो है, आज जीविका के लिए काम करने वाले आसपास के वयस्क की सूची बनानी है। तो आप बिल्कुल जो है विद्यार्थी अपने इर्द गिर्द क्षेत्र में देख सकते हैं कि कौन बड़ा व्यक्ति किस किस काम में लगा हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न क्यों है? क्योंकि यहां पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, यहां सेवा दी जाती है, इसलिए यह भिन्न है। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है वो उत्पाद करते हैं, उत्पादन करते हैं, जबकि ये सेवाएं प्रदान करता है, ये फर्क है। प्रचंड बेरोजगारी अभी हमने बताया था कि विकासशील और जो अल्पविकसित जो क्षेत्र है उनके कृषि क्षेत्र के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण इन देशों के अंदर क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि काम करते हुए तो हमें दिखाई देते हैं लेकिन उनका उत्पादन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो 2 क्षेत्रकों के अंदर हमने बताया था कि शहरी क्षेत्र में तो कौन है, एक दुकान पे 4 सदस्य काम कर रहे हैं, या शहर के अंदर जो व्यक्ति जो है ठेला उठा रहा है किसी का, या कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है। ग्रामीण के अंदर हमने किसको देखा था कि खेती के अंदर जो सीमांत जो किसान है जो काम कर रहे हैं। उसके बाद है नंबर 11 पे खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब होता है जहां पर लोग काम करने का तो इच्छुक हैं लेकिन उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता, वो बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। ठीक है, उसे तो हम क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जहां एक काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, यदि अगर उनमें से हम कुछ लोग निकाल दें तो भी उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से जो है याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।